स्टार्ट करने लगे हम लोग HTML। पहले तो इसकी थोड़ी सी बेसिक सेटिंग्स हैं वो देख लें कि इसका जो मैं रिकमेंड इसकी लेआउट करूँगा वो हमारे पास क्लासिक है। वो कैसे सेट होगी, विंडोज़ के मेन्यू को क्लिक करें और यहाँ से आप लोग चले जाएँ वर्क स्पेस लेआउट में, और आपके पास ये डिफ़ॉल्ट में डिज़ाइनर सेट होगी। तो आपने इसको क्या सेट करना है, क्लासिक। जब सेट करेंगे तो आपके पास ये कॉमन, लेआउट, फॉर्म, डाटा, स्प्रे, टेक्स्ट, फेवरेट्स और इन कॉन्टेक्स्ट एडिटिंग, ये चीज़ें ये वाले मेन्यूज़, सब मेन्यूज़ आ जाएंगे। दूसरी चीज़ ये कि हमने हमेशा, चूँकि अभी HTML देख रहे हैं, तो हमने डिफ़ॉल्ट पेज भी सेट करना होगा। आप सेट करना चाहें तो एडिट के मेन्यू में जाएं और प्रेफरेंस में चले जाएं, और यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है न्यू डॉक्यूमेंट का। इसको आपने, अगर यहाँ पे आपके पास जो डिफ़ॉल्ट सेट है वो XHTML होगा, ठीक है, और इसको आपने सेट कर दें HTML5 और ओके कर दें। तो जब भी आप एक नया पेज ओपन करेंगे आपके पास वो हमेशा HTML5 सपोर्टेड वेब पेज होगा। थोड़ी सी इसको मैं बता दूं, ड्रीमवीवर का जो लेआउट है, बेसिकली हमारे पास जो ड्रीमवीवर आप यूज़ करेंगे, इसके जो पेज बनता है उसके 3 तरह के व्यू हैं। एक डिज़ाइन व्यू है, एक हमारे पास कोड व्यू है, ठीक है, और तीसरा जो है स्प्लिट है, जिसमें एक साइड पे आपके पास कोड आ रहा होगा और एक साइड पे डिज़ाइन आ रहा होगा। तो आपकी मर्ज़ी है जो भी यूज़ करना चाहें। और थोड़ा सा काम जो हम लोग पहले कर चुके हैं, थोड़ा सा उसका मैं आप लोगों को बता भी दूँ कि ड्रीमवीवर में कैसे, कितनी आसानी से होता है। तो हम CSS इसके बाद देखें। वैसे टेक्स्ट है, मैं H1 अगर हेडिंग 1 लिखना चाहूँ, 2 तरीके हैं। एक तो ये कि मैं यहाँ से H1 पे क्लिक करूँ, क्लिक करके मैं कहता हूँ कि दिस इज़ हेडिंग 1। अगर मैं कोड में जाता हूँ तो देखिए ऑटोमेटिकली H1 का टैग स्टार्ट में और एंड में खुद ही आ गया। दूसरा तरीका ये है कि टेक्स्ट मैं पहले लिख लूँ, उसको सिलेक्ट करने के बाद से अभी मैं कहता हूँ ये H2 था, H1 नहीं था। अगर मैं कोड में जाता हूँ तो ऑटोमेटिकली ये H2 चेंज हो गया और हमें अब लिखना नहीं पड़ा। इसी तरह से अगर मैंने अपने वेब पेज में इमेज लाना, तो हमने क्या टैग पढ़ा था, इमेज का टैग पढ़ा था, SRC लिखते थे और आगे उसका जो भी पेज देते थे। तो इसमें हमारे पास अगर कॉमन में आ जाए तो यहाँ पे भी हमारे पास इमेज का ऑप्शन है। वैसे अगर अगर आप ये क्लासिक वाला नहीं लेके आते तो ये सारे के सारे ऑप्शन जो यहाँ पे आ रहे हैं, ये आपको फिर इन मेन्यू से ढूंढने पड़ेंगे। मतलब अगर इमेज लाना है, वैसे तो ये देखिए मैंने कॉमन पे क्लिक किया तो यहाँ पे मेरे पास इमेज आ गया सीधा सीधा सामने, वरना इंसर्ट, यहाँ से मैं इमेज पे जाऊँगा और मैं कहता हूँ जी मैंने कोई अपने वेब पेज पे इमेज लगाना है। इमेज पे देखें, अच्छा किसी और जगह से ले आते हैं, से सॉफ्टवेयर में से ले आते हैं। चलें ये वॉलपेपर लगा, आर्ट टेक्स्ट वगैरह ही आ रहा है, ये इमेज लग के यहाँ पे आ गया। अब कोड में जाता हूँ अगर मैं, तो ऑटोमेटिकली इमेज का टैग, SRC का टैग और आ गई ये विड्थ और हाइट सारी की सारी आ रही है। और इसको मैं छोटा डिस्प्ले में लाना चाहूँ तो ये नीचे अगर आप लोग देखें विड्थ और हाइट है, मैं इसे कहता हूँ ये 200 पिक्सल विड्थ होगी इसकी और 200 पिक्सल इसकी हाइट होगी, और एंटर दबा देता हूँ तो ऑटोमेटिकली ये इसका साइज भी छोटा हो गया और मेरे पास डिस्प्ले में जितना मैं चाह रहा था उतना आ गया। बाकी अलाइन करना है, इसको बॉर्डर लगाना है, इसके गिर्द बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वो जैसे जैसे हम लोग आगे मूव करते रहेंगे मैं आप लोगों को ये बताता रहा हूँ। तो ये तो बेसिक था। बाकी इसमें आपने अगर टेबल बनाना तो ये आपके पास ये टेबल का यहाँ पे कॉमन में ही है, या इंसर्ट में चले जाएंगे तो इंसर्ट से टेबल पे क्लिक करेंगे तो आपके पास पूछेगा कितने रोज और कितने कॉलम्स का टेबल चाहिए। अगर से ये 3x3 आ रहा है, इसको मैं कह देता हूँ चलें ये 4x3, 4 रोज 3 कॉलम्स। और ये टेबल की विड्थ हम लोगों ने कहा था कि परसेंटेज में भी है और पिक्सल्स में भी है। तो आपकी मर्जी, अगर मैं से कहता हूँ परसेंटेज में और मैं कहता हूँ 60% हो। बाकी ये सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग मैंने कहा था कि मैं जब ड्रीमवीवर में जाऊंगा तो फिर बताऊंगा। तो बेसिकली ये क्या चीज़ है, सेल पैडिंग क्या है, आपका जो डाटा होगा वो सेल्स की जो बाउंड्री है उससे कितना अंदर होगा। तो आप इसे कह देते हैं कि ये 5 पिक्सल अंदर होगा। सेल स्पेसिंग का क्या मतलब है कि एक सेल से दूसरे सेल का डिस्टेंस कितना होगा। से मैं कह देता हूँ 10 पिक्सल, ये ज़्यादा दे रहा हूँ, नॉर्मली इतना होता नहीं है। और ये वो कैप्शन थी। अगर मैं कह देता हूँ ये टेबल था, स्टूडेंट का टेबल था, और ओके कर देता हूँ तो देखें अब एक हमारे पास टेबल भी बन के आ गया। ये बेसिकली ये इन दो सेल्स के दरमियान में जो स्पेस आ रही है सेल स्पेसिंग से आई है। और जब मैं इसमें डाटा लिखूंगा
तो ये इस साइड से भी थोड़ी सी दूरी पर होगा और टॉप और बॉटम से भी दूरी पे होगा। तो ये बेसिकली किससे आएगा, सेल्फ पैडिंग से आएगा। तो ये आप देखें ये वाला काम कितना आसान है। पहले हम लोग जो कर रहे थे, टेबल 2 कर देता हूँ चलिए इसमें, अगर कोड में जाके देखता हूँ तो वही TR TD और सारा वही का वही चीज़ लिखी होगी जो हम लोग पहले करके आए हैं। कैप्शन हमने देखा था एक चीज़, विड्थ देखी थी, हाइट देखी थी, और TD के अंदर हम लोग डिफरेंट डाटा देते थे। तो अब हमें वो वाला सारा काम नहीं करना पड़ा, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप वाला काम है कि यहाँ से बताते हैं और टेबल हमारा बन जाता है। तो ये वाली तो चीज़ें थी हमारे पास जो हम इससे पहले कर रहे हैं, तो फर्दर 1 by 1 इसको हम देखते जाएंगे। आज बार हमने क्या करना है, CSS वाला काम करना है। तो CSS के लिए हम जो स्टार्ट करते हैं इनलाइन से, सेम ये मेरे पास क्या है, हेडिंग 2 है या 1 है मुझे याद नहीं, 2 है। इसके अंदर ही मैंने इसका स्टाइल सेट करना है। तो वो कौन सा टाइप होगी स्टाइल की हमारे पास, CSS की इनलाइन। तो सबसे पहले क्या लिखना है, S में प्रेस करूंगा, ST, ऑटोमेटिकली मेरे पास स्टाइल आ जाएगा। स्टाइल पे मैंने क्लिक करना है, ये इंटेलिजेंस विंडो ऑटोमेटिकली ओपन होती रहेगी। मैं कहता हूँ यहाँ से मैंने बैकग्राउंड कलर लेना है, तो ऑटोमेटिकली ये मुझे कलर भी पूछ रहा है। यहाँ मैं कलर पे क्लिक करता हूँ और फिर मैं कह देता हूँ जी कि लाइट ग्रीन कलर है। और मैं अगर आप स्प्लिट पे काम कर रहे हैं तो मे बी फर्स्ट टाइम यहाँ ना आए, तो आपने क्या करना है, इधर सेट करने के बाद इस जगह पे जब क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। वरना मैं डिज़ाइन में ले आता हूँ, ऑटोमेटिकली बैक पे इसके जो हेडिंग 1 है उसके कलर आ गया। ये चीज़ हमने किससे अचीव की है, CSS से। अच्छा, अब मैं अगर एक और मैं ये चाह रहा हूँ कि ये तो अब ये कंटिन्यू रहेगा, तो हम ये चीज़ नहीं चाह रहे पैराग्राफ में। मैं इसको बेसिकली डिलीट करके यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और सॉरी, अब नहीं आएगा। अच्छा जी, अगर मैं दोबारा से हेडिंग नहीं देता हूँ, यानी यही हेडिंग 2 ही अगर सब देते हैं, दिस इज हेडिंग, वैसे तो ऊपर वाली भी हमने बाद में 2 सेट कर दी थी, तो इसको भी हम 2 ही कह देते हैं। लेकिन अब इसमें वो वाला CSS जो रूल बनाया था वो नहीं आया, और इसको भी मैं कह देता हूँ दिस इज आल्सो हेडिंग 2, और इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ टेक्स्ट लिखने के बाद, और यहाँ से H2 प्रेस कर देता हूँ, तो ये भी हेडिंग 2 ही है। अब ये 2 हेडिंग 2 है, लेकिन इन पे कोई रूल अभी नहीं लगा हुआ। अब हम क्या करते हैं कि इन दोनों हेडिंग्स के लिए, इन सब हेडिंग्स के लिए एक जाके CSS रूल बनाते हैं। कहाँ पे बनाएंगे हम लोग, हेड के सेक्शन, क्योंकि हमने जब भी इंटरनल CSS बनानी है तो कहाँ बनानी है, हेड के सेक्शन में। मैं क्या कहता हूँ जी, स्टाइल लिखना है। सबसे पहले मैंने स्टाइल का टैग लगाना है, टैग को साथ ही हम लोग क्लोज भी कर देते हैं। अब मैंने सेट करना है बेसिकली एक नया रूल, किसके लिए, H2 के लिए, और कर्ली ब्रेस स्टार्ट करता हूँ। मैं कहता हूँ जी बैकग्राउंड कलर, चलें कलर ही सेट करते हैं फिलहाल, लाइट पिंक कलर चले मैं दे देता हूँ। और एंड में जब भी हम एक स्टाइल बनाएंगे, रूल बनाएंगे, तो सेमीकोलन रूल डिक्लेरेशन के बाद, और मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब अगर मैं जब दोबारा डिज़ाइन में स्प्लिट में जाता हूँ तो जो 2 हेडिंग थी नीचे वाली, उनका ऑटोमेटिकली जो बैकग्राउंड कलर है सेट हो गया। यानी हमने सेट एक जगह किया, अब इस पेज पे जितनी भी हेडिंग 2 मैं बनाता जाऊंगा, ऑटोमेटिकली उनका कलर बैक यही सेट होता जाएगा। तो ये थोड़ी सी उससे पहले वाले से अच्छी अप्रोच हो गई कि हमने एक ऊपर हेड में सेटिंग कर दी, सारे पेज में जब भी वो वाली टैग हम यूज़ करेंगे ऑटोमेटिकली उस पर वो चीज़ इम्प्लीमेंट हो जाएगी। थोड़ा सा इसको पास करते हैं। अगर मैं एक ही चीज़ मल्टीपल टैग पे लगाना चाहूँ, और मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास जो ये टेबल की रो है TR, उसका कलर भी जो बैकग्राउंड कलर है यही वाला पिंक सेट हो जाए, तो क्या करूँगा मैं जाके सिंपली जो मेरे पास ऊपर मैंने ये रूल बनाया था, इसमें मैंने और ऐड अप क्या करना है, TR। तो एक से ज़्यादा टैग को जब एक ही रूल लगाना हो आपने, तो एक टैग के बाद कॉमा स्पेस मैं कह देता हूँ TR हमें पता है कि टेबल के लिए होता है। अब देखिए ऑटोमेटिकली इनका बैकग्राउंड कलर पिंक सेट हो गया। तो यानी एक चीज़ को हम मल्टीपल पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आपकी मर्जी डिफरेंट भी कर लें, लेकिन मैंने एक चीज़, यानी अगर एक ही चीज़ आपने मल्टीपल टैग्स पे या एक ही हेडिंग्स पे लगानी है, यानी हेडिंग का साइज आपने डिफरेंट करना है, उनका फ़ॉन्ट कलर एक ही रखना है,
तो क्या करेंगे, अब H1 H2 H3 सबके लिए क्या कर देंगे, यही वाला बैकग्राउंड कलर अगर आप सेट करना चाह रहे हैं तो सेट कर देंगे। तो और क्या साथ इसमें ऐड आप फिर कर सकते हैं। चले मैं कहता हूँ जी फिर और भी आ जाएगा, H1 भी आ जाएगा, H2 आ गया, H3 एंड सो ऑन, जो भी आप लगाना चाहें। अब जब भी मैं H1 इस्तेमाल करूंगा तो ऑटोमेटिकली उसका कलर भी बैकग्राउंड यही होगा। रिज्यूम करते हैं। अगर से मैं एक हाइपर लिंक बनाना चाह रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि मैंने एक ही पेज को जहाँ पे डेस्कटॉप पे सेव किया हो उसके साथ हाइपर लिंक करना, तो पहले हम ए का टैग पढ़ा था हम लोगों ने, कोड लिखते थे उसके लिए। अब मैं क्या कहता हूँ जी, चलें जी, मैं कहता हूँ जी गो टू टेबल पेज, यानी एक मैंने टेक्स्ट लिखा, इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद ये लिंक में मेरे पास सामने एक फोल्डर वाला आइकन बना हो, ये ब्राउज का बेसिकली। इसको मैं क्लिक करता हूँ और मैं कहता हूँ जी मेरे पास एक यहाँ पे पेज पड़ा है टेबल का, ठीक है, इसको सिलेक्ट कर लिया। अब अगर मैं इसका कोड जाके देखता हूँ तो देखिए ऑटोमेटिकली ए हाइपर रेफरेंस टेबल और वो बाकी सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आ गई हैं जो हम पहले लिखते थे। एक तो ये चीज़ होगी कि आपने हाइपरलिंक कैसे बनाना। दूसरा, अगर आप ये चाह रहे हैं कि ये जो वेब पेज है या जो आपने हाइपरलिंक किया ये किसी एक नए टैब में ओपन हो, ये वाला भी पेज हमारे पास उसी टैब में रहे या उसी विंडो में रहे, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है ब्लैंक की। ब्लैंक क्या करेगा, ऑटोमेटिकली आपके वेब पेज को एक नए टैब में या एक नई विंडो में ओपन कर देगा। नई विंडो में उस केस में जब आपके पास टैब की फैसिलिटी ब्राउज़र में नहीं होगी, वरना नए टैब में। एक दूसरा, अब हम एक काम ये करते हैं कि इसके लिए एक तो चलें, इसको पहले अगर आपने व्यू करना हो वेब पेज को तो आपके पास या तो इस ग्लोब पे क्लिक करें या आपके पास शॉर्टकट की F12 की है, यानी F12 अगर आप प्रेस करेंगे, नॉर्मली अब तो जो लैपटॉप्स आ रहे हैं उनमें वो हमारे लिए किस पर्पज़ के लिए होता है, वाईफाई के लिए यूज़ होता है, लेकिन वरना अगर F12 कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो ये ब्राउज़र में खुद ही खुल जाएगा। इस पर क्लिक करते हैं, नहीं हम टेबल वाले कोई और पेज था उस पर पहुँच गए और ये एक नए टैब में ओपन हो रहा है। ये भी हमने चीज़ सेट की थी। अब हम ये करते हैं कि जब भी हम इस हाइपर लिंक पे माउस लेके आए तो डिफ़ॉल्ट में क्या बन रहा है, हैंड बन रहा है। हम कहते हैं कि इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो जाए जब यहाँ लेके आए माउस, और टेक्स्ट भी थोड़ा सा बड़ा हो जाए, और ये कि माउस जो पॉइंटर है हैंड की बजाय कुछ और आ जाए। इसके लिए हम क्या करें, CSS रूल बनाते हैं और उसको फिर 2-3 हाइपर लिंक पे चेक करते हैं कि वो काम करता है या नहीं करता। तो हम अभी क्या कौन से रूल्स बना रहे हैं, इंटरनल और इनलाइन बना रहे हैं। इंटरनल बनाते हैं ताकि वो मल्टीपल हम यूज़ कर सकें हाइपर लिंक्स पे। ए हाइपर लिंक के लिए होता है बेसिकली। इसका एक और कह लें कि हमने कहा था कि जो हाइपर लिंक्स होते हैं 3 तरह के होते हैं हमारे पास। विजिटेड होता है हमारे पास, माउस ऊपर लेके आते हैं, और एक वो होता है हमारे पास एक्टिव होता है जिसे बोलते हैं, और एक सिंपली लिंक होता है। तो जो माउस ऊपर लेके आते हैं उसको बोलते हैं आप लोग होवर, HOVER। उसके लिए हम सेटिंग करने जा रहे हैं। हम कहते हैं जी ए होवर जब भी हम बनाएं, एक तो ये हो कि इसका बैकग्राउंड कलर जो है, हम कलर को सेट कर देते हैं। हम कहते हैं जी इसका बैकग्राउंड कलर से चले पर्पल हो जाए। एक चीज़, एक मैंने डिक्लेरेशन कर ली सेमीकोलन, और हम क्या कह रहे हैं जी इसका फ़ॉन्ट साइज़ हमने चेंज कर दिया। यहाँ से क्लिक करके मैं F पे क्लिक करता हूँ कीबोर्ड से, फ़ॉन्ट साइज़ पे आ गए, और मैं कहता हूँ जी इसका फ़ॉन्ट साइज़ 24 हो जाए। सेकंड डिक्लेरेशन होगी। थर्ड है कि हम इसकी कर्सर बदलना चाह रहे हैं बेसिकली, माउस पॉइंटर जो बदला जाता है। तो मैं C प्रेस करता हूँ तो ऑटोमेटिकली नियर टू मैं कर्सर आ जाता हूँ। ठीक है, और कर्सर में मैं चले कह देता हूँ मूव बन जाए, और भी रख सकते हैं हम, रखना चाहें कोई और सेमीकोलन लगा के मैं, और ये सारी डिक्लेरेशन जो हमने बनाया है रूल क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, ये रूल बना लिया। और अब इसको हम डबल चेक करने के लिए, एक तो ये हाइपर लिंक बना हुआ, एक मैं कह देता हूँ चलें एक और बना रहे हैं जी, गो टू गूगल। ठीक है, इसको टेक्स्ट को सिलेक्ट किया। इसके लिए जारी बात मैं ब्राउज तो नहीं कर सकता ना, फिर क्या करूँगा, मैं यहाँ लिखूँगा https://www.google.com और एंटर दबा दें, या फिर ऊपर यहाँ पे क्लिक कर दें ताकि जो चीज़ आपने की है वो एप्लीकेबल भी हो जाए। इस पेज को सेव करता हूँ और यहाँ से मैं ब्राउज़र में प्रीव्यू करता हूँ। अब जब भी मैं इस हाइपर लिंक पे माउस लेके आता हूँ तो देखिए ऑटोमेटिकली इसका साइज भी चेंज हो रहा है, बैकग्राउंड कलर भी आ रहा है, और माउस पॉइंटर क्या बन रहा है, मूव वाला। तो ये चीज़ हमने बेसिकली
इम्प्लीमेंट अभी की है, और ये इसके लिए रूल एक बनाया था और ये इस पे भी लग गया और इस पे भी लग गया। तो ये आज का लेक्चर था, जो कि CSS दो तरह की हमने देखी, इनलाइन और इंटरनल। एक्सटर्नल में भी रूल इसी तरह से बनेंगे, फाइल एक अलग से बनेगी, सिर्फ उसको लिंक करना है, ठीक है। वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट देख लेंगे।